देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड साइकेट्री इमांस कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमने आज वैली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से अराउंड 50 पेडियाट्रिशियंस को लाए हैं, जिसमें कंसल्टेंट्स भी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। गर्ज़ ये है कि हम चाइल्ड मेंटल हेल्थ को जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो पेडियाट्रिशियंस हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो या टीचर्स हो, बाकी स्टेक होल्डर्स हो, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करें सो दैट कि इस बच्चे को अर्ली आइडेंटिफाई करके हमारे जितने भी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं वहाँ तक इन बच्चों को टाइमली रेफ़र किया जाए। रही बात आज के हवाले से, आज हमने यहाँ पे जितने भी पेडियाट्रिशियंस को मदऊ किया है वो हर किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और हमारा मकसद यही रहेगा कि हम बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बात करें और उनकी आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, सो दैट अगर उनके सेंटर्स पे सर्विसेज की में कमी है वो हमारे टर्शरी सेंटर्स तक उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी जो बच्चे एडल्ट बच्चे हैं तो उनमें कितना पाया जाता है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कितना पाया जाता है इस वक्त? देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अलग चीज़ हैं या मेंटल हेल्थ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अलग चीज़ हैं, बट मैं आपको उसूक से कह सकता हूँ कि कोविड से पहले बच्चों में बहुत सारा तनाव था, बट कोविड के बाद जो मुसलसल 2-2.5 साल तक बच्चे जब घरों में लाइक कैद ही रहे, मैं तो कह सकता हूँ, तो इन चीज़ों की वजह से बच्चे में बहुत सारी इश्यूज़ अब उभर के आए, जिसमें डिप्रेशन भी हैं या फिर एंजाइटी के इश्यूज़ भी अब बच्चों में हैं। तो खालिसतन यही इशू नहीं है, बच्चे में अब एक लाइक गेमिंग एडिक्शन हो गई है या इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चे की नफ्सियाती और जहनी सेहत पे लाइक मुज़र असरात पड़ सकते हैं। और हमें चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स बच्चों के साथ डील करते हैं उनमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम बच्चों में वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें और बाज़ाब्ता प्रोफेशनल्स को रेफ़र करें। हमने हमारे नोटिस में यहाँ ये आया था, ये हारीतार रखाईगाम गांव है। इनके बहुत मसले मसाइल है, मुश्किलात में बहुत पहले से है। इनका रोड का मसला है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहीं सालों से ये उस रोड की जो कनेक्टिविटी इनके पास नहीं थी उससे हमेशा परेशान थे। अभी उस पर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसमें मैगडम हो जाएगा और पूरा वो रोड जो है लोगों के लिए एक राहत उससे मिलेगी। उसके साथ साथ कुछ और मसले मसाइल थे जिसमें यहाँ पर खुसूसी तौर यहाँ गाँव का जो था कि ये जो लोग हैं यहाँ के, ये लैंडलेस असल में लोग हैं। लेकिन इनका कहना था आवाम को, जब हम यहाँ पर आए, इनका कहना है जो हमने भी देखा इससे पहले हमने फैक्ट्स पे देखा, कुछ रिकॉर्ड है कि ये महाराजा से के ज़माने से यहाँ पर हारीतार में रह रहे हैं। महाराजा हरी सिंह के ज़माने से यहाँ का ये अवाम रह रहा है। तो हम चाहते हैं एक वेलफेयर स्टेट में जो इतने इतने लंबे समय से रह रहे हैं उनके साथ इंसाफ हो, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, जो बड़े लोग हैं माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो ऐसे गरीब लोग हैं इनके साथ इंसाफ हो, इनकी छत इनसे ना छीनी जाए, इनको रिहैबिलिटेट किया जाए। कहीं अगर यहां पर भी नहीं रखना चाहते, लेकिन ऐसी कहीं जगह दे दीजिए इनको जो है सेपरेट एक वेलफेयर स्टेट में, इनको राहत मिले, इंसाफ मिले। ये हम सरकार से मुतालबा एडमिनिस्ट्रेशन से करते। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर जो है, जो ये लोग हैं, गरीब लोग हैं इक़्तिसादी तौर, इनको 79 IAY केसेस इनका लिस्ट बना हुआ, फहरिस्त है। उसमें 11 की सैंक्शन हुई है, पैसे आए हैं। उन 11 को भी आज नहीं दिया जा रहा है कि भाई आपके पास लैंड नहीं है। लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब DC साहिबा यहाँ आई थी, उन्होंने नोटिस में लाया था उनके कि सरकार टेकअप करी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको 1 मरला 2 मरला मिले, ताकि ये इनको लैंड ये IAY इनसे हाथ से ना छूट जाए, क्योंकि ये डिजर्विंग है। तो उसमें हमारी इनसे यही गुजारिश है कि अगर अभी लैंड डिसीजन नहीं हुआ, इस लिस्ट को इंटैक्ट रखा जाए, इसे डिलीट ना किया जाए। ये यहाँ के लोगों की इसमें डिमांड है। यहाँ पर अभी हमारे सरपंच साहब भी है, अभी BDC मैम फरीदा जी भी आई हुई थी, और बाकी लोग आवाम भी यहाँ पर जमा है। तो इनका सबका मुतालबा एक हमारी छत रखी जाए और ये जो गरीब आवाम है इनका ये लिस्ट जो है, फहरिस्त जो है, ये डिलीट ना हो। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इससे पहले भी हमारे जो यहाँ पर हम इंतज़ामिया से ये कहना चाहेंगे कि इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी जो वीडियो मैडम यहाँ पर थी फामिदा जी, बहुत अच्छी काबिल, हमने देखा जो भी उनके PRI एरिया डेवलपमेंट जो भी काम होता था, 14 FC तो टिप ऑफ टंग उनको सब याद होता, बहुत डेडिकेशन से काम करती थी। और हमने सुना है कि उनको भी शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्पिटेंस में है, लेकिन एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आई फील कि जो हमें सरपंच सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं, आई फील ड्यूटी बाउंड कि हम
एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि शी वॉज डूइंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनको जो ऑर्डर किया गया उसमें नज़रसानी हो, ये हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है। और फिर से हम यही कहेंगे सब लोगों से कि इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से अपनी बात रखे, और इंतज़ामिया से हमें गुजारिश है इन लैंडलेस जो शेल्टर इनके पास बेचारों के पास है, इन्हें ये छीना ना जाए। हमारा ये इनसे मुतालबा है इंतज़ामिया से कि ये जायज़ मांग है और इसे पूरी की जाए। बाकी अगर कोई भी इनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी होती है तो हम पुरअमन तरीके से इनके साथ हम सारे लोग खड़े रहेंगे। ये रखे है गाँव पिछले कई दहायों से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। ये आज की बात है, आज की ही बात नहीं है। महाराजा हरि सिंह के वक्त से हम यहाँ पे रिहाइश पजीर है, जबकि हमें यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि हम ओबियसली वहाँ से आके यहाँ हमने नाजायज़ कब्ज़ा जमाया, वो बात नहीं है। हमें यहाँ पे रखाया गया है ताकि उस वक्त का जो रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे रख से हो रहा था, वो बहुत बड़ा एक रकम जनरेट हो रहा था। तब से हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजर करते आई है। बेसिकली बात जो आज इस वक्त ग्राम सभा का मुद्दा और मकसद था, जबकि आपने देखा है पूरा 3 मोहल्ले के 650 हाउस होल्डर्स से पूरे 650 हाउस होल्डर्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत किया है। इनका मुद्दा मकसद यही था जो कि मैं आज आपके सामने ये लाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, डायरेक्टरली ऑर्डर निकला एक है, ये हमारा वीडियो साहब निकल रहा है, ये निकाल रहा है कि जो PMAY में जो बेनिफिशरीज़ है, जैसा कि करीबन 110 के अलावा है, उनको डिलीट किया जाए। एक बात। दूसरी बात, हमारी जेन्युइन डिमांड है ये, अगर उनको डिलीट किया जाए, हम जाए तो जाएगा, ये हमारा जेन्युइन डिमांड है। हम गवर्नमेंट से मुतमाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फिशरीज़ के साथ वाबस्ता लोग हैं, हमारे ऊपर बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी चल रही है, नुक्की मकान चल रहा है। आपसे मुतमाना गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इसमें से खासकर नजरसानी की जाए। या पहली लिस्ट है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हाउस होल्डर्स को मकान दिया जा रहा है। जैसे कि इसमें रखियागाम भी एक मोहल्ला आते हैं। रखियागाम के लोग ज़्यादातर गरीब है, इसमें माना कि 100 से ज़्यादा इसमें लिस्ट में दर्ज है। लेकिन 11 का उन्होंने प्रियरिटी दे दिया है। इन 11 को आज लैंड पेपर ना होने के कारण डिलीट किया जा रहा है, जबकि अगर ये 11 हो गए, उसके बाद जो 80-85 और रह रहे हैं, ओबियसली वो भी डिलीट हो जाएंगे। जबकि 11 की प्रियरिटी ख़त्म हो गई है तो ओबियसली वो भी डिलीट हो जाएंगे। हमारी जेन्युइन डिमांड ये है कि इन 11 को डिलीट ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे पिछले कई दहाइयों से है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। हम जाए तो जाए कहाँ? जैसे कि आपके नोटिस में अभी इरफान साहब DDC जो संगरुमा है वो था, BDC डॉक्टर फरीदा खान था, कंसर्न पंचायत बॉडी थी, ये हमारी पंचायत मेंबर है। आप देख रहे हो इतना स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया है। ये आपके पीछे देखिए कितनी बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, स्कूल बनाई है, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ बनाया है, हेल्थ सेंटर उन्होंने बनाया है, PH टैंकी, OST, ये सब कुछ जब उन्होंने डेवलप किया, हम अगर आज जाए तो जाएगा। इसीलिए हमारी जेन्युइन डिमांड है, बराई मेहरबानी LG साहब तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम गरीब आवाम यहाँ पे रह रहे हैं, तो मेहरबानी करके हमारे फायदे इसके हो सकते हैं। जी हाँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका हम नाम देते हैं NEP 2020, उसमें ये लिखा गया है कि नेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन में सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होगा। वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन किस तरीके से होगा, उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर लेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने वो ऑप्शन इस साल अडॉप्ट किया है और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मेरे हाथ में ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आई है, पिछले दिनों में ही आई है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये इसमें लिखा है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज, इसमें जो एडमिशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कर लेगी। और उसमें शेड्यूल भी आया है। जैसे शेड्यूल में लिखा है कि बच्चे कब रजिस्टर कर लेंगे, बच्चों को वो जी मतलब मैं यही जानना चाहूँगा कि सर फ़ायदा इससे होगा, इसके मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या होंगे? मेरिट्स ही मेरिट्स है। इसमें बच्चे को चाहे हमारे कॉलेज में एडमिशन करना है या और किसी जगह एडमिशन करना है, एक ही जगह अप्लाई करना है। जैसे आपको याद होगा, पहले मेडिकल सीट के लिए जब बच्चा अप्लाई करता था, बहुत जगहों पर उसको अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन आजकल नीट उसके लिए टेस्ट करता है।
उसको एक ही जगह एक ही एग्ज़ाम देना है, फिर उसकी चॉइस के मुताबिक उनको कॉलेज मिलता है। इसी तरह यहाँ का बच्चा अगर बाहर पढ़ना चाहता है, वहाँ का बच्चा यहाँ पर पढ़ना चाहता है, उसको एक ही टेस्ट देना है, फिर मेरिट और उसके चॉइस ऑफ कॉलेज के मुताबिक उसको या उन बच्चों को अपना चॉइस का कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च है, तो एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, तो वो कैसे हाँ, यस, आपका ये सही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, इसमें वो बच्चे जिन्होंने 10+2 एग्ज़ाम पहले ही क्वालिफाई, वो एलिजिबल है, लेकिन वो बच्चे भी एलिजिबल है जिनको एग्ज़ाम देना है, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं नाटा की वेबसाइट पर, पोर्टल पर। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये तो रिटन टेस्ट होगा, उसकी बुनियाद पर जब उनका एडमिशन होगा, उस वक्त उनको कागजात फाइनल ज़रूरत है, लाइक मार्क्स कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उस वक्त तक, क्योंकि हमारे बोर्ड ने भी, जेके बॉस ने भी ऐलान कर दिया है कि मार्च में उनके एग्ज़ाम होंगे, अप्रैल तक उनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। मुझे लगता है एंडिंग अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब एडमिशन प्रोसेस होगा इंडिविजुअल कॉलेजों में, तो उनकी सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, बच्चों को कोई परेशानी, बेस पे उसको एडमिशन हो सकता है उनका। फाइनल एडमिशन कॉलेज में उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, न कि नाटा को प्रोड्यूस करने हैं। थैंक यू। हाँ, बेसिकली ये हायर एजुकेशन की डायरेक्शन हमें है कि इस साल जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसी के सिलसिले में हमने एनटीए इस साल एडमिशन कर रहा है, ये टेस्ट ले रहा है, तो उसी सिलसिले हमने ये नोटिफिकेशन फ्लोट की है, जिसका ऑलरेडी मतलब बच्चे इस वक्त फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट देंगे तो उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। तो जिन्होंने सर अभी एग्जाम नहीं दिया है, जो कि अभी एग्जाम अभी हुए नहीं है 12th के, जो मार्च अप्रैल में होने वाले हो, तो वो कैसे इसके लिए एलिजिबल होंगे? नहीं, हमने उनका भी लिखा, अगर आप हमारी नोटिफिकेशन पे जाओगे, हमने उनके लिए भी रखा है, वो भी प्रोविजनली इस वक्त फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और उनको वो मार्क्स कार्ड फिर सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उनको सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट जो वो हासिल करेंगे टेस्ट में, उस पर हम उनका सिलेक्शन कर देंगे उस प्रोग्राम में, लेकिन फाइनली उनको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपना मार्क्स कार्ड 12th का। तो सर कितना फ्रूटफुल होगा या मेरिट्स कितने हो गए इसके साथ? ऑब्वियसली अगर नेशनल लेवल पे टेस्ट हो रहा है तो अच्छे बच्चे ही आएंगे। क्या बच्चे सिर्फ जम्मू कश्मीर के कॉलेज को ही प्रेफर कर सकते हैं कि वो बाहर? नहीं, कहीं भी, ये कहीं भी, मतलब बच्चे ने किसी प्रोग्राम में अगर दिया, वो फिर उसकी चॉइस है, वो कहाँ फिर जाना चाहेगा। वो फॉर्म में ऑलरेडी वो जहाँ जम्मू में भी मतलब टेस्ट तो कॉमन होगा, इसी टेस्ट की बुनियाद पे वो किसी यूनिवर्सिटी में भी फिर एडमिशन ले सकता है। तो बच्चों का कैसा रेस्पॉन्स है, कि एडमिशन ये वो इस वक्त नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं या वो इसके लिए पहले फॉर्म फिल कर रहे हैं? नहीं, बच्चों का रेस्पॉन्स इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसे आपने देखा, जैसे नीट का फॉर्म हो रहा है, ये सर समझो तो उसी पैटर्न पे नीट में भी अभी बच्चों ने नहीं दिया हो, वो नीट के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो बच्चों को ऑलरेडी, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे ऑलरेडी जानते हैं कि नेशनल लेवल पे अगर टेस्ट हो रहा था उसके लिए क्या करना है। इस साल हमने भी कहा कि बेटर है कि नेशनल लेवल पे ही हम बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा इनिशियल स्टेज पे ही, कि किस तरह टेस्ट में बैठना होता है, आगे सिलेक्शन कैसे क्या होती है। बच्चे बहुत खुश हैं, और आपने जैसे देखा होगा कि बच्चे आ रहे हैं कॉलेजेस, क्योंकि 50 दिन की छुट्टियां थी। छुट्टियों के बाद एक अलग सा माहौल होता है, छोटे बच्चे इन घरों में रहते हैं, तो वहाँ से निकल के ये बड़े खुश है कि आज ये कॉलेज आ रहे हैं। जहाँ तक मास सेशन की बात कर रहे हैं हम, ये इसलिए किया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। एकेडमिक कैलेंडर जो है थ्रू आउट इंडिया एक ही जैसा कैलेंडर हो, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मास सेशन किया गया। और दूसरा, जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि हमारी यूटी जो है पहली यूटी है जिन्होंने NEP 2020 लागू किया है। तो NEP 2020 में एक प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर होता है, एक यूनिफॉर्म ये जो है कैलेंडर होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने टाइम पे आना है, अपने टाइम पे जाना है, वो एक यूनिफॉर्मिटी इसमें होती है। तो उस यूनिफॉर्मिटी को नज़र में रख के ये मार्च सेशन किया गया। पहले होता था विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन में हमारी यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि विंटर में स्टूडेंट्स को नहीं आना होता था। अब इस साल जो स्टूडेंट्स को बहुत दिसंबर तक इनकी क्लास वर्क चालू हो गई, तो हमने इनकी विंटर यूनिफॉर्म रखी। हमने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया कि वो ब्लैक फेरन या ब्लैक जैकेट या ब्लैक कोट और ब्लैक यूनिफॉर्म पहन के ऊपर से वाइट हेड गियर पहन के आ सकते हैं।
کیونکہ موسم جو ہے اس سال بہت ہارش ونٹر تھا، تو وہ جو سمر یونیفارم ہے وہ اس یونیفارم میں نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے ہم نے ان کا یونیفارم چینج کیا ونٹر کے لیے۔ پیرنٹس کے لیے میری یہ میسیج ہے کہ بچوں کو کنٹینیوسلی ریگولرلی جو ہے کالجز اور سکولز بھیج دیں، کیونکہ آلریڈی ان کا بہت ٹائم جو ہے کووڈ کی وجہ سے گھر میں گزر گیا، تو اس سے ان کی پرسنالٹی پہ بہت سارا اثر پڑ گیا، جس کا ہم نے لاسٹ ایئر بہت دیکھا۔ بچے کتنے اوور اسٹریس تھے، بچے کتنے انگزائٹی کے شکار تھے، وہ سب چیز ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا۔ تو اس کو نظر میں رکھ کے ہم نے بہت ساری کاؤنسلنگ سینٹرز یہاں کھولے تھے، جہاں پر ہم ان بچوں کو جو کسی ڈپریشن یا انگزائٹی یا فرسٹریشن کے شکار تھے ان کو ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی آپ کے وساطت سے میں پیرنٹس سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بچوں کو کنٹینیوسلی اور ریگولرلی کالجز بھیج دیں، کیونکہ جب ہی یہ ریگولر آئیں گے تبھی ان کی جو اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گا۔